हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये हिस्ट्री का लेक्चर हमारा लास्ट क्लास से आगे का पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं पढ़ी थी। जैसे कि आप लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को बहुत इंपॉर्टेंट मान के समझा था और हम लोग महलवाड़ी पे आके रुके थे। आइए सीख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जान लेते हैं हमारी इन व्यवस्थाओं को। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले पढ़ी थी जिसका नाम था इजारेदारी, ठीक है ना। इसका साधारण सा मतलब जो है ना, आप लोगों ने व्यवस्था में जाना था कि इसके फाउंडर कौन थे। रिवीजन करवाऊं तो वारेन हेस्टिंग्स के फाउंडर थे। बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है ना, वो इसका एरिया था। इजारेदारी के अंदर जमींदार या ठेकेदार, इजारेदारी का शब्द सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब जमींदार या ठेकेदार ही होता है। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो जमीन की सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको 5 साल के लिए ये जमीन ठेके पे दे दी जाती थी। लेकिन ये व्यवस्था ठीक ढंग से चल नहीं पाई थी, इसलिए इसी व्यवस्था को 1777 के अंदर 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो हमने एक इजारेदारी पढ़ी। दूसरा आया था स्थायी बंदोबस्त आया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा था। ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, इसके फाउंडर थे। इसका और नाम थे इस्तमरारी था, जागीरदारी था, मालगुजारी और बिस्वेदारी था। एरिया इसका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटका था। इसका लगभग ये 19% था। उस टोटल एरिया का 19% था उस समय ये। अब इसके अंदर था क्या? इसके अंदर ये था कि बेसिकली कोई ठेके वेके लेने का कोई सिस्टम नहीं था। इसके अंदर सिंपली ये होता था कि स्थाई का मतलब होता है परमानेंट, यानी कि भू राजस्व की स्थायी दर, और बंदोबस्त का मतलब होता है जमींदारों से समझौता कर लेते थे। समझौता ये किया करते थे कि भाई ऐसा है कि 1/11 तो तुम अपने पास रख लेना और 10/11 जो है ना वो कंपनी को दे देना। और शाम तक, अगर मैंने आपको लिंक याद करवाया था कैसा, शाम तक अगर पैसा नहीं जमा करवाओगे तो आप लोगों से ये जमीन हम छीन लेंगे। इसी को सूर्यास्त कानून कहा गया था। यदि तय की गई समय पे या तय की गई समय सीमा पे आपने अगर वो लगान या वो टैक्स नहीं चुकाया तो जमीन उनके पास चली जाएगी। अच्छा, वो जमीन तो चली गई, लेकिन अब वो जमीन किसको दी जाएगी? आजू बाजू के लोगों को नहीं, या उस गांव के लोगों को नहीं, किसी बाहर किसी दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी। ये दी जाएगी। एब्सेंट जमींदारी सिस्टम लगा दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो दूर का व्यक्ति है तो बीच में बहुत सारे मीडियोकर आएंगे तो किसान का शोषण करेंगे। वो मन मर्जी के रेट देंगे, मन मर्जी से उनसे बंधुआ मजदूरी वगैरह है वो करवाएंगे किसानों से। उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त के जो आपके उद्देश्य थे वो यही थे कि राजस्व की बहुत सारी प्राप्ति कर सके, ठीक है। क्योंकि इसमें टैक्स तो आता था ना, उनको कोई लेना देना नहीं था ठेके का, परमानेंट टैक्स था। और टैक्स नहीं मिल रहा है तो जमीन मिल जाएगी और तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति है। कृषि का विकास कर रहे थे, अंग्रेजों के व्यापारों को बढ़ावा। उनका अल्टीमेट तो खैर गोल यही था कि पैसा ही कमाना है कैसे न कैसे करके। रैयतवाड़ी व्यवस्था है, अब ये जमींदारों को हटा दिया और किसानों को ही सब कुछ मालिक बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें भी शोषण ही हो रहा है। इसके फाउंडर देखो, 12 महल क्षेत्र के अंदर कौन बताए थे मैंने? अलेक्जेंडर रीड बताए थे। मद्रास के टॉमस मुनरो बताए थे, मेन ये टॉमस मुनरो ही थे एक्चुअली तो। और बॉम्बे के बताए थे एल्फिंस्टन बताए थे। एरिया इसका मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिमी भारत और इसके अलावा पूर्वी बंगाल, लगभग 51% हिस्से पे, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हिस्से पे यही लागू थी। इसमें क्या था, इसके मतलब उद्देश्य क्या थे? इसके अंदर सेटलमेंट जो थे ना उनको हटाना था। अच्छा, सेटलमेंट हटाना था। इसके अलावा क्या करना था? दक्षिण पश्चिम भारत में बड़ी जमींदारों को भी हटाना था। रिकॉर्ड जो है ना, लगान की अधिशेष विचारधारा थी, बिचौलियों वगैरह को सबको समाप्त करके। और अब ये कहा गया कि अब तुम हमें डायरेक्ट 2/5 भाग दोगे, मतलब कोई बिचौलिया नहीं होगा। पहले क्या करते थे, किसान जमींदार को देते थे बड़े को, वो जमींदार जाके देके आता था उनको। अब ऐसा नहीं है, अब किसान डायरेक्ट ही देने लग गया है। समझिएगा, 2/5 भाग है। भूमि का क्षेत्रफल, उत्पादन क्षमता वगैरह अगर टाइम पे तुमने नहीं दिया तो वही तरीका है, जमीन जो है ना तुमसे हड़प लेंगे। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं किया गया, ठीक है ना, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त में। उसके अंदर किसी खास बीच में मीडियोकर रखा गया है, जमींदार रखा गया है। यहाँ जमींदार को हटा के किसान है, बस इतना समझ लीजिएगा। और कोई खास था नहीं इसके अंदर। रिजल्ट इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ। लोगों से मजदूरी बहुत करवाते थे, जबरन मजदूरी करवाते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा था इसका। अब आता है महलवाड़ी। अब तक आपने कुछ देख लिया कि सबसे पहले उन्होंने लगाया जमींदारों या ओवरऑल ठेका लिया। ठेके लेने के बाद में जमींदारों जमींदारों से आगे किसानों पे। अब क्या कर दिया, इन सबको ही हटा दिया। अब ये गांव के ऊपर आ गए। अब इन्होंने क्या कह दिया कि पूरे गांव के लोग एक व्यक्ति को टैक्स देंगे। कोई भी मुखिया होगा, उसका सरपंच वगैरह जो भी होगा वो, और वो सरपंच जो है ना वो इस कंपनी को आके टैक्स दे के आएगा।
जैसे मान लेते हैं कि आप मेरे पास में हो, अपना सबका गांव है, 100 लोगों का अपना गांव है समझ लीजिएगा। इस 100 गांव का एक मुखिया मैं हो गया। अब टैक्स तो लेना है, आप लोगों से मैं निर्धारित कर लूंगा, देखो भैया ऐसा है, कंपनी को हर महीने ना 1 लाख रुपए टैक्स दे के आना है। तो अब आपा लोग जो है ना कैसे कलेक्ट करेंगे, सबको डिवाइड कर देता हूँ 1 लाख रुपए को मैं इन 100 लोगों के बीच में, कि तुम इतने इतने रुपए जो है ना मेरे को फिक्स दे देना, इतने दिनों का जो है, ये भी साल का, 6 महीने का, महीने का, तुम इकट्ठा करके अपना दे देना किसी भी तरीके से, और ये कलेक्ट करके, और मेरा काम है मैं दे के आ जाऊंगा कंपनी को। इसी को बोला करते हैं महलवाड़ी प्रथा। महल का मतलब यहाँ पे गांव है समझ लीजिएगा। तो ये इसके फाउंडर थे हॉल्ट मैकेंजी थे। एरिया इसका यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब था, लगभग 30%। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। 19% आपने पढ़ा, 51% पढ़ा आपने, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त में आपने लगभग 19% पढ़ा, रैयतवाड़ी में लगभग 51% पढ़ा, और बाकी का बचा हुआ 30% जो है ना वो महलवाड़ी का प्रथा का था। और जो महालवाड़ी प्रथा है, महाल का मतलब ये समझ लीजिएगा क्या होता है, गाँव होता है। महल मतलब गांव होता है। तो महालवाड़ी प्रथा के अंदर पूरे गांव का मैंने आपको बता दिया कि होता क्या था। भू राजस्व की प्रणाली में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महाल को ही मानी जाती थी। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चलिए, ये तो जब सब चीज़ें, सारी चीज़ें हो गई है आपकी, इस प्रणाली के अंदर जो है ना राजस्व चुकाना होता था। इसके दिक्कत बहुत सारी हुई थी कि लोग, मतलब ये समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन लोगों को फिर वही दिक्कत ही है कि टैक्स तो चुकाना पड़ रहा है, शोषण लोगों का हो ही रहा था। वसूली जो की जाती थी गाँव के प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। अब हाँ, एक बात इसमें और भी होगी, जैसे मान लो मैं मुखिया हूँ, तो मैं तो चौधरी बन गया, मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैं पैसा ले रहा हूँ, पैसा रख रहा हूँ, मैं ही दे के आ रहा हूँ। तो ये जो मुखिया थे ये ज्यादा स्ट्रांग हो गए, और यही फिर क्या करने लग गए, इनसे ज्यादा टैक्स लेने लगे। कहते राजा ने इस बार टैक्स बढ़ा दिया, उन बेचारों को पता ही नहीं है। इस करके फिर और दिक्कत होने लग गई। लगान की अत्यधिक दर से कृषकों का फिर और ज्यादा शोषण इसमें होने लग गया। तो भू राजस्व की दर 66% जो है ना स्टार्टिंग के अंदर क्या की गई थी, आपकी लैंड रेवेन्यू की निश्चित की गई थी, जिसे बैटिंग ने 60% था, डलोजी ने 50% तक बाद में कम किया था। लैंड रेवेन्यू व्यवस्था पूरे भारत में 30% भाग पे जो है ना वो चल रही थी आपकी, कि जमीन से टैक्स लेना। तो स्टार्टिंग में देखो ये कितनी थी, 66% रेवेन्यू लिया करते थे। बाद में इसको बैटिंग ने 60% किया, डलोजी ने और घटा के 50% कर दिया। ओवरऑल पूरे भारत के अंदर लगभग 30% भाग के ऊपर जो है ना ये लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीनों का टैक्स लिया जाता था। और इसी टैक्स व्यवस्था से चलते चलते जो है ना गांव के माहौल में जो वसूली करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल हुए। लोगों का, किसानों का इन्होंने खूब ज़्यादा शोषण किया है। सो आप लोग मोटे तौर पे समझ सकते हैं, ये वो स्लाइड है जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये वो स्लाइड है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसके अंदर। आपका क्या था, एक तो स्थायी बंदोबस्त याद करना है जिसको जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, एक रैयतवाड़ी याद करना, एक महालवाड़ी याद कर देना। मोटे तौर पे आप लोग इजारदारी को छोड़ दीजिएगा, उसमें ठेका पड़ता थी, ये 3 याद कर दो। इनका तीनों का कंपैरिजन है। ये कौन लेके आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1739, टॉमस मुनरो 1820, मेन यही थे मद्रास में जो लाए थे, ठीक है ना। और एक थे हॉल्ट मैकेंजी 1822 के अंदर लेके आए। 1793, 20 और 22, ठीक है ना, इनमें तो 2 ही सालों का गैप है। लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1793, याद रखना है नाम के साथ में साल भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, टॉमस मुनरो 1820, टॉमस मुनरो 1820 और हॉल्ट मैकेंजी 1822, हॉल्ट मैकेंजी 1822, ठीक है। कौन कौन से एरिया में लागू थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। भूमि का 19% भाग जो है ना ये इस पे आता था। और ये बंबई, मद्रास, असम में लगभग जमीन का कितना आता था, 51% भाग। और ये यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में जमीन का लगभग 30% भाग। अच्छा, इसमें क्या होता था, इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को, राजस्व की जमींदारी जो है ना, जिम्मेदारी जमींदार को ही, मतलब क्या होता है कि कंपनी को देना पड़ता था 10/11 भाग, और 1/11 भाग खुद के पास रखना पड़ता था। जमींदार मालिक होता था, यूं समझ लीजिएगा, जमीन का मालिक जो है ना एक प्रकार से, या बड़ा जमींदार, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, भूमि का मालिक जो है ना किसान को बना दिया, किसानों से ही पैसा लेने लगे। रैयत का वाड़ी का मतलब यही कहा था आपका। और ये टैक्स जो है ना आपका लगभग 33 से 55% तक था आपका। और राजस्व की जिम्मेदारी अब गांवों को दे दी गई थी, और टैक्स जो है ना लगभग 60% तक हो गया था आपका। हालांकि इसको बाद में घटा के 50% किया था डलोजी ने। ओवरऑल सबका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव यही पड़ता है भैया, पारंपरिक अर्थव्यवस्था है जो चल रही थी, इकोनॉमी, वो घट गई है, वो टूट गई है। जो बेचारे किसान थे वो गरीब तो थे ही थे, अब दरिद्र हो गए हैं, समझ लीजिए, कुछ नहीं बचा है। गरीबी तो होती है एक प्रकार से कि हैंड टू माउथ लिविंग तो चल रही है, खाने लायक रोटी तो है, अब खाने लायक रोटी भी नहीं बची है, समझिएगा कि वो भी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ जाए, ऐसी हालत हो गई है।
कृषि में ठहराव या अवनति हो गई है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि कृषि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। खेती करे कैसे, शरीर में जान हो तो खेती करे, कुछ बचा ही नहीं है। अकाल पड़ रहे हैं फिर भी क्या करना पड़ रहा है कि उनको खेती के लिए उनको पैसा देना पड़ रहा है, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। कैसे देना पड़ रहा है, जमीन चुकाई जा रही है, घर में जो कुछ बचा कुचा था वो बेचना पड़ रहा है। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। जो पुराने जमींदार थे वो तो खत्म हो गए, नए नए लोग हैं वो आके आ रहे थे, नए जमींदार यहाँ पे बनाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। और इसके अलावा कृषि का वाणिज्यकरण, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब ही सीधा सा समझ लीजिएगा आप लोग क्या होने वाला है। वाणिज्यकरण का मतलब सीधा सा यूं समझिएगा कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको छोड़ के नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप जो है ना वो बढ़ रही है। कैश क्रॉप क्या होती है सर? कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जैसे खाद्यान्न फसल, जैसे चावल है, गेहूं है, ये आप लोग अपने जीवन निर्वाह खेती कहते हो इसको आप लोग। अब चावल आप खा लोगे, गेहूं है आप खा लीजिएगा, ठीक है ना, ये तो आपके खाने लायक है, जीवन निर्वाह है। बाजरा है, मक्का है, मूंग है, अरहर है, तिल है। लेकिन कपास को थोड़ी ना खाओगे आप लोग, कपास तो नकदी फसलों में आ गया ना आपका। चाय है, कहवा है, कॉफ़ी है। अब चाय तो मैं पी लूंगा सर, कितनी की पियोगे, कितनी की पियोगे, लिमिट होती है ना किसी चीज़ की। कॉफ़ी है, कितनी की पियोगे आप लोग, ठीक है ना, एक हद तक लिमिट हो सकती है। कोई कहता है कि मैं चॉकलेट लवर हूँ, ठीक है, तू चॉकलेट लवर है, तू भैया तेरे 50 चॉकलेट खा जा, उसके बाद में तो लवर बन जाइए। 100 चॉकलेट कितनी की खाएगा, एक हद होती है, कैफीन जम जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे और रोग हो जाएंगे। लिमिट होती है। वैसे इतनी सारी चॉकलेट तो खानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा तो ठीक है, एक आधी कोई, या खैर नहीं खानी चाहिए भैया। साधारण शुद्ध चीज़ें खाइएगा, फ्रूट्स खाइएगा, अंगूर खाइएगा, बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, जूस पीजिएगा। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अब नहीं पता लगेगा, एंड ऑफ द लाइफ, बहुत सालों के बाद इनका पता लगता है लाइफ में। जब एक उम्र आती है तब इन चीज़ों के रिजल्ट आते हैं, फिर करने को कुछ बचता नहीं है। तो इससे इसीलिए समय से पहले चेत जाइएगा। प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्तमान के समय के लिए आप लोग अच्छी अच्छी फ्रूट्स, बहुत सारे मार्केट में बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आते हैं, ठीक है ना। शुद्ध शाकाहारी रहिएगा, शुद्ध सोचिएगा, शुद्ध बोलिएगा, अच्छे अच्छे विचार रखिएगा, शांत रहिएगा। अच्छी चीज़ें खाओगे तो मन भी शांत रहेगा आपका, ठीक है। तो शुद्ध विचार रखने के लिए शुद्ध खाना भी बेहद ज़रूरी है। खैर, तो अर्थव्यवस्था का प्रभाव इन चीज़ों पे क्या पड़ा? अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा कि जमींदारी, साहूकारी और महाजन के रूप में नवीन का उदय हो गया। किसानों का बहुत शोषण हो रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। स्वामी दासों का उदय उदय हो गया। कृषिक जमींदारों के व्यक्तिगत रैयत होने लगे। जो दान वाकार थे जमींदारों का है, इनका भी उदय हुआ। कहने का साधारण सा मतलब है, ओवरऑल जो है ना, इस पूरे चार्ट में कोई ज़्यादा आपको पढ़ने का नीड नहीं, आप यूँ समझ लीजिएगा सीधे तौर पे कि जो आप लोगों जो यहाँ पे किसान थे ना, उनकी स्थिति डाउन हो गई। जो जमींदार थे उनकी स्थिति बढ़ गई। जमींदारों को या किसानों को जबरदस्ती अपने मन मर्जी की वाणिज्यिक खेती पे किसान ट्रांसफर करने लग गए। सीधा सा मतलब इनका यही हुआ। जैसे कि आप लोग अगली स्लाइड से भी समझ सकते हो कि कृषि का वाणिज्यकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसका सीधा सा मतलब तो यही है ना, मैं कह रहा हूं कि व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए कृषि करना। कमर्शियलाइजेशन का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा, अंग्रेजों को मतलब ही पैसे से है। वो करते क्या थे, नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप, जिसका मतलब जैसे चाय है, जूट है, कपास है, नील है, कॉफी है, अफीम है। अब अफीम को खाते थोड़ना है सर, अफीम को तो खाते हैं, कितना का खाओगे, नशा करने के लिए खा सकते हैं, इतना 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 कितना खाओगे आप लोग, लिमिट होती है। तो ये तो गलत चीज़ है। चाय के लिए इन्होंने असम में चाय ज़्यादा होती है, असम के लिए इन्होंने 1835 में पहली बार चाय का बागान लगाया था। 38 में जो ना असम चाय कंपनी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जूट के लिए इन्होंने बंगाल को सेंटर बनाया। कपास और नील के लिए जो है ना, इन्होंने कई सारे सेंटर भारत के अंदर बनाए थे, जैसे कर्नाटक वगैरह का क्षेत्र है, गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अफीम के लिए जो है ना, चाइना और 1773 में इनको एकाधिकार मिल गया था, इसके लिए मोनोपोली मिल गई थी अकेले यही। हालांकि वर्तमान में आज अफीम होता है अफगानिस्तान के हेलमंद में। दुनिया भर का 75% से ज्यादा अफीम अकेले हेलमंद में होता है आज के टाइम में। कृषि में ब्रिटेन के लोगों का भारत में निवेश की बात करते हैं तो देखो स्टार्ट ये और क्या हुआ। स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था भारत में केवल बिजनेस करने का, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन की और कंपनी आने लगी धीरे धीरे, मतलब समझिएगा कि बहुत सारी कंपनी आने लगी। तो वो ओवरऑल किसानों का अब क्या कर रही है, लूटपाट का, शोषण का काम कर रही है। इन फसलों पे पूरा पूरा ध्यान दे रही है, बिजनेस के रूप में पैसा कमा रही है।
इनसे बस इतना ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको लैंड रेवेन्यू मिल रहा है। ब्रिटेन की औद्योगिक गति, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इनके चलते हुए कच्चा माल की इनकी आपूर्ति पूरी हो रही है और भारत में फिर बेचने का काम हो गया। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया होगा, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ जाके ये प्रोसेस करते थे, उस प्रोसेस माल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक दामों में बेचा करते थे। आज भी कुछ कंपनियाँ ऐसी करती है, इसलिए आप फॉरेन ब्रांड की बजाय मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ना, वो खरीदने के लिए ज़्यादा उतारू रहिएगा, जिससे आपको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओवरऑल इंडिया का ही पैसा रहेगा, वो इंडिया के अंदर सर्कुलेट करेगा। चीन के साथ व्यापारिक संतुलन को बनाना इनका ये भी एक सीधा सीधा उद्देश्य था, टारगेट था। इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इफेक्ट ये पड़ रहा है इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन इकोनॉमी पे, मतलब शहरी ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था का जुड़ाव और विशेषीकरण और तकनीक को बढ़ावा भी ये दे रहे हैं। तकनीक तो अपने आप ही बढ़ेगी, इनके पास में बहुत सारा रॉ मटेरियल जो आ गया है। अब रॉ मटेरियल इतना आया, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में इनके पास जूट आ गया, जूट है, पटसन है, इससे बोरे वगैरह बना रहे, तो नई नई टेक्निक से जो है ना ये चीज़ें उत्पादित करने लग गए हैं। अच्छा, इसके नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो चलो ये दिख रहे हैं आपके पास में कि भारत में टेक्निक बढ़ गई है, ठीक है, गांव और शहर कोई दूर दूर नहीं रह गए हैं, वो साथ में मिल गए हैं। नेगेटिव तो यही है ना, किसानों के स्थान पर ब्रिटिश सरकार को सीधा लाभ है, मतलब मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा, लाभ तो सारा सरकार को हो रहा है। किसानों को ऋण जाल में फंसाना, उनको जानबूझ के बहला फुसला के लोन दिया जाता था ताकि वो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन में फंस सके। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी होगी तो अकाल बहुत बढ़ गए। अब धीरे धीरे देखो हम लोग अकाल की तरफ जाने वाले हैं आगे। अच्छा, ब्रिटेन के उद्योगों में भारत के लिए जबरन कृषि, जानबूझ के जबरदस्ती खेती करवाई जा रही है। वो खेती जो चाहते हैं बस वही, उनको चाहे जीवन निर्वाह, खाने के लिए घर में दाने ना हो मानो। चाय, नील और बागान किसानों की स्थिति जो है ना यूं समझ लीजिएगा दासों जैसी हो गई थी, गरीब हो चले थे एकदम। ब्रिटेन की इस वी औद्योगिक नीति जो है ना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया। जैसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था कि ये जो भारत के अंदर किसी भी देश के उद्योगों का कर्मगत, भारत के उद्योग है वो खत्म होते जा रहे हैं ना, इससे जो हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प है वो खत्म हो जाएंगे, नवीन उद्योग का विकास ही नहीं होएगा। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था उस समय में। कहते एक तो हमारे खुद के जो उद्योग चलते आ रहे थे वो तो देखो खत्म हो ही रहे हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन वाले चल रहे हैं, और इसके अलावा जो और उठेंगे और नए उद्योग बनने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये भारत के लिए यूं समझ लीजिएगा वी औद्योगिकरण है, आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया का। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधा सवाल कि इंडिया के लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का थ्योरी किसने दिया था? तो आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी ने कहा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्योरी। ये कहा था ब्रिटेन में उद्योग क्रांति 1813 से, मुक्त व्यापार इनको फ्री ट्रेड सिंस 1813 से मिला हुआ है। बाजार की आवश्यकता, ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं का उच्च आयात शुल्क है, हायर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन, ठीक है। देसी रियासतों का पतन हो गया, यहाँ कुछ बचा नहीं है। भारत में यातायात ट्रांसपोर्ट इन्होंने बढ़ा दिया, माल बेचने के लिए जगह जगह पे आगे जैसे रेलगाड़ी वगैरह चलाएंगे ये। और ब्रिटिश सामाजिक और शैक्षणिक नीति ले आए, स्कूल और सोशल पॉलिसी ले आए थे। और एक ददनी प्रथा, ये क्या थी? एक्चुअली ठेका प्रथा थी। एक्चुअली ना दो चार टाइप की इनकी प्रथा थी, वो बताता हूँ आप लोगों को मैं कौन कौन सी प्रथा थी इनकी। एक तो प्रथा थी इनकी ददनी प्रथा ही थी, ठीक है ना। एक तो इनकी प्रथा थी, इसका नाम था ददनी प्रथा। अब ये ददनी प्रथा क्या थी? ददनी प्रथा का मतलब एक टाइप से समझ लीजिएगा ठेका प्रथा ही थी, ठीक है ना। ठेका प्रथा, इसके अंदर क्या था देखिए, यूं समझिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में जानते हो इसको आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि मैं किसान हूं और मेरे साथ में ब्रिटेन ने टाई अप किया। ये किया कि जैसे मेरा 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना, या मेरे पास में मान लेते हैं 100 एकड़ ज़मीन है। इस 100 एकड़ ज़मीन के अंदर जो है ना, इन्होंने मेरे साथ में टाई अप किया क्या कि तुम लोग ना, तुम अपने खेत के अंदर क्या उगाना, एक फसल उगा लेना, जिसको हम लोग कह सकते हैं मान लो टमाटर उगाना तुम, ठीक है ना, टमाटर उगा लेना तुम। और टमाटर 100 एकड़ के अंदर तुम कितना उगा सकते हो? मैंने कहा कि मैं 100 एकड़ के अंदर जो है ना 1000 क्विंटल जो है ना वो उगा लूंगा इसके अंदर, ठीक है ना, 1000 किलो उगा लूंगा, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना, 1000 किलो मैं इसके अंदर उगा लूंगा टमाटर। तो ब्रिटेन के व्यक्ति ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अगर 1000 किलो इसके अंदर टमाटर उगा लोगे ना, तो मैं बदले में तुम्हें जो है ना वो 1 लाख रुपए दे दूंगा इसके, ठीक है ना, 1 लाख रुपए दे दूंगा। और इस 1 लाख में से 50,000 रुपए तो लो अभी पकड़ो, और 50,000 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा जब तुम्हें मुझे टमाटर दोगे।
मुझे ये सौदा बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या किया, कहते कोई बात नहीं भैया, लो 50,000 रुपये दे दिए और मैं तुम्हारे लिए टमाटर उगाऊंगा इस खेत के अंदर, ठीक है। लेकिन जब टमाटर पक्के तैयार हुए, टमाटर लेने की बारी आई, तब वो क्या किया, तब उस भाई साहब ने मेरे पास में क्या है, मेरे को धोखा दिया और 50,000 के बदले उसको 50,000 बाकी देने थे ना, उसने कहा मैं 50,000 नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल और केवल 20,000 रुपये ही और दूंगा। मैं कहूंगा भैया तुम वादे के मुताबिक 30,000 रुपये कम दे रहे हो, ये तो 70,000 रुपये हुए, 30,000 हमारी और बात हुई थी दो, वो कहेगा मैं नहीं दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वो बीच में ही तोड़ देते थे बहला फुसला के। ऐसा पूरे भारत में होता था। ददनी प्रथा जो है ना, ददनी प्रथा चलती थी पूरे भारत में, याद रखिएगा, ये पूरे भारत की प्रथा थी, आपकी पूरे भारत की थी। अब किसान बड़ा ही मजबूरी में था तो उसको और करना ही क्या पड़े, ठीक है भैया, और तो क्या से, कहीं ना कहीं तो कुछ पैसा आ रहा है, देना पड़ रहा है। अच्छा, देना इसलिए भी पड़ेगा, आधा पैसा पहले दे चुका है वो आपका, ठीक है ना। सर मैं पैसे वापस लुटा देगा, नहीं, ऐसा तो इनका अधिकार इतना तो आ ही चुका था। तो अब किसान वैसे भी मतलब यूं कहिएगा कुछ उसके पास और ऑप्शन भी थे ना, खरीदने वाले भी बाकी लोग भी तो और ही थे, ऐसे ही थे। वो सारे ये कह रहे थे हम 60,000 लगाने, 70 दे रहा है, कोई बात नहीं, ले तो ले इससे। ददनी प्रथा के अंदर ये था। इससे भी अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट किसानों का इसमें शोषण होता जा रहा था। तो ये ददनी प्रथा के अंदर हुआ था आपका, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था आपका, उसके बाद में एक प्रथा थी आपकी किमियोटी प्रथा, ठीक है ना। एक प्रथा थी, इसको एक सेकंड ऊपर करते हैं हम लोग। एक प्रथा थी आपकी, दूसरी प्रथा थी किमियोटी प्रथा। किमियोटी प्रथा, किमियोटी प्रथा के अंदर क्या था, देखो ये भारत में पूरे में लागू नहीं थी, ये केवल दो राज्य थे उस समय के, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा, केवल इन दो में लागू थी, बिहार और उड़ीसा में। इसमें ना एक खास प्रकार की जाति के साथ में ही ये लागू थी, ठीक है ना। और इसका नाम था कीमिया जाति, ठीक है ना। कीमिया, कीमिया जाति के लोगों के ऊपर जो है ना ज्यादा हावी हुए थे ये। कीमियोटी प्रथा में क्या था कि लोगों को जानबूझ के बहला फुसला के लोन दिया जाता था। मैंने तुम्हें बुलाया कि इधर आओ बेटा, पैसा चाहिए, पैसा किसी ने चाहिए, हाँ चाहिए, मैं कहूँगा लोन पे दे दूंगा। आप कहोगे सर लोन तो चुका ही नहीं चुका, अरे यार तुम क्या बात करते हो, तुम लोन तो लो, तुमसे तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे जीवन का ये सुधर जाएगा, ये पकड़ो तुम 20 लाख रुपए, एक थार ले आना, ब्लैक कलर की थार, बढ़िया, उसके अंदर एलॉय, सिल्वर एलॉय, बढ़िया, उसके अंदर डॉल्बी ऑडियो साउंड, जेबीएल का साउंड लगा दिया है, क्या ही बात है, धुमचुक धुमचुक, मतलब बढ़िया वाले सपने आपको दिखा दिया। ऊपर से खोल देते हैं, सनरूफ लगा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारा काम। मन में लालच तो आ गया, ठीक है लो पकड़ो 20 लाख रुपए। अच्छा, ब्याज, ब्याज के बदले क्या करना है, ब्याज के बदले बस आ जाना यहाँ काम कर देना, और तो क्या, ब्याज के बदले मेरी पीपीटी बना के चले जाना, इतना काम कर देना। ये नाम तो केवल पीपीटी का ही है, मैं अगर पीपीटी बनवाने लग जाऊँ ना तो तुम खून के आंसू रो दोगे। ये बात वैसे सच्ची भी है, ये बात सच्ची भी है, ठीक है ना। अगर कोई गलती से मेरी पीपीटी बनाने की हाँ भर ले, मैं खून के आंसू ला दूँ, क्योंकि बहुत काम लेता हूँ मैं, समझ लो फिर उसका मतलब, ठीक है। खैर वो अलग बात हुई, मतलब इन द सेंस कि नखरे बहुत हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये फ़ॉन्ट होना चाहिए, वैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए, वैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि किमियोटी प्रथा के अंदर कुछ ऐसा ही था। किमियोटी प्रथा के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि लोगों से बहला फुसला के उनको लोन दिया जाता था, और उस लोन के बदले में, उस लोन के बदले में क्या किया जाता था, उनको मतलब लोन तो दे दिया उनको, तो उसका ब्याज क्या कौन देगा, ब्याज के बदले उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, बंधुआ मजदूरी, पूरी जिंदगी वो जो है रगड़ा पट्टी करते रहते थे, पूरी जिंदगी उनका जो है ना दपचिक 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 काम कर लगे रहते थे। बड़ा दिक्कत वाली बात है भाई साहब, हाँ करना पड़ता था, करे क्या, ये ऐसे लूट रहे थे किसानों को। ये होती किमियोटी प्रथा, ठीक है ना। चलो सर ये होगी किमियोटी प्रथा। उसके बाद में जो ना तीन कठिया प्रथा भी इनकी आई थी एक, ठीक है, तीन कठिया, ठीक है ना। तीसरी है आपकी तीन कठिया। तीन कठिया प्रथा क्या थी, ये थी बिहार में ही लागू, केवल बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में, ठीक है ना, बिहार के चंपारण में जो है ना ये प्रथा लागू थी आपकी, ठीक है। बिहार के चंपारण में प्रथा लागू थी, ठीक है ना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अगर अभी भी तुम मतलब कदर नहीं की, इज्जत नहीं की, फिर देख लेना, ठीक है ना। रात के 2:29 का समय हुआ है, ठीक है ना, रात के बजे हैं ये, एम वाला समय है, और मैं बड़ी शिद्दत से इस क्लास को फिलहाल के लिए तो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। तो बहुत ही दिल लगा के आप लोगों को कदर करनी है, बहुत दिल लगा के आप लोगों को मेहनत भी करनी है, ये बात है। चलिए खैर क्या कह रहा हूँ, तो तीन कटिया प्रथा क्या थी, बिहार के चंपारण में थी।
इसके लिए क्या था, इसके लिए जो भी व्यक्ति ब्रिटिश व्यक्ति से सौदा करता था अपनी जमीन का, उसके बदले में उसे 3/20वां भाग जो है ना, 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी। 3/20 भाग में उसे नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती, समझे नहीं सर क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, मान लेते हैं कि मेरे पास में 100 एकड़ जमीन ही है। एग्जाम्पल दूँ थोड़ा, क्यों लेना, 100 एकड़ ले लिया मैंने। अब कोई व्यक्ति आता है मेरे पास में, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति आता है, मतलब अंग्रेज अधिकारी आते हैं, ये रेड कलर से आते हैं, ठीक है ना। ये आता है एक अंग्रेज अधिकारी, ठीक है ना, जीप निकालता हुआ आता है, ठीक है ना, ये जीप निकालता हुआ आता है, ठीक है ना। ये व्यक्ति आता है एक, ये आके मेरे पास में कहता है हेलो, मेरे को कहता है ना, मेरे को कहता है मतलब मैं हूँ ये सुनील। मेरे को आके कहता है हाय सर कैसे हो, मैंने कहा राधे राधे। इसने कहा हाय, मैंने कहा हाय हाय छोड़ो, राधे राधे करो। एक बार घर बैठे बैठे राधे राधे बोल दीजिएगा, बोल दो ना, अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हो बोल दो राधे, क्या ही बिगड़ जाएगा। बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही शुभ नाम है। खैर चलिए, तो राधे राधे मैंने बोल दिया, सही है। अब इसने राधे राधे बोल तो दिया, पर इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो बताओ भैया। हमने कहा देखो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट तो हम कर लेंगे आपसे, फायदा, कहते फायदे की बात ही करेंगे, बस एक इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी सी बात है, तुम्हें मुनाफा सब कुछ होगा, बट तुम क्या करना, अपनी जमीन का 3/20 भाग में नील की खेती करना। इसका मतलब ये हुआ कि 100 एकड़ है, इसके 3/20 भाग में नील की खेती करना। इसका मतलब क्या हुआ, 0, 2, 5 या 20×5 100, ठीक है ना, 5×3 = 15, 15 एकड़ हो गया। मतलब ये हो गया कि मैं 15 एकड़ जमीन पर, 100 एकड़ में से 15 एकड़ जमीन पे जो है ना, वो नील की खेती करना जरूरी है। ठीक है सर, क्या फ़ायदा नील के? उस टाइम पे नेचुरल कलर होते थे, पर ऐसे ये आर्टिफिशियल कलर नहीं आते थे, कपड़ों में कलर्स के लिए होता था। सर किसानों को क्या दिक्कत है इसमें कि ज़मीन में अगर नील की खेती करते हो तो ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, ज़मीन की उपजाऊ है वो बंजर होने लग जाती थी धीरे धीरे। इसी से फिर बिहार में गांधी जी का चंपारण आंदोलन स्टार्ट होगा नील की खेती को रोकने के लिए। आगे हम धीरे धीरे बिहार आंदोलन में जाएंगे, लेकिन हाँ, तिनकटिया प्रथा कुछ इस प्रकार की प्रथा थी जिसमें 3/20 भाग कुछ कुछ ऐसा देना पड़ता था उनको, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रथा थी आपका। उसके बाद में एक प्रथा और है, वो भी मुझे याद आ रही है, दुबला हाली प्रथा है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। चौथी है ये, जिसका नाम है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा ये पश्चिमी भारत में थी ज़्यादातर, तो पश्चिमी भारत में, पर मेन ये थी सूरत में, ठीक है ना, सूरत में थी ये। अब इसमें पता है क्या, दुबला हाली प्रथा में जनरली लोग पता क्या मानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये गांव है, एक गांव है, इस गांव के अंदर ये मुखिया भाई साहब है, ठीक है ना, ये मुखिया है, ठीक है ना, ये मुखिया भाई साहब है गांव के अंदर, ठीक है। इस गांव में और बहुत सारे टिंडू रह रहे हैं, ये टिंडू रह रहा है, ये टिंडू रह रहा है, ये टिंडू रह रहा है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे टिंडू इस गांव में रह रहे हैं। अच्छा, अगर इस गांव में ये मुखिया भाई साहब है ना, तो ये जितने भी टिंडू लोग हैं ना, इसी को भगवान समझते हैं, इसी को टैक्स देना, इसी को ही सब कुछ देना, यही जमीन का मालिक है, सब कुछ यही है, जो ये करेगा सही, ये कहे दिन, हाँ दिन है, ये कहे रात, हाँ जी रात है, जो ये कहेगा वही सब कुछ सही है। ये व्यक्ति को मानने, और ये व्यक्ति अपनी मर्जी से शोषण, तकरीबन तकरीबन तुमने जो से एक प्रकार से माहलवाड़ी प्रथा का समझा होगा, जो टैक्स लेके दे के आता था आगे, तकरीबन तकरीबन कुछ वैसे ही समझ लीजिएगा प्रथा थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ये दुबला हाली प्रथा थी आपकी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। यही सब कुछ था, एक दास ये सबको फिर गुलाम बना के रखता था ना, ऐसे करो, मन में आया मेरे पैर दबाओ, मन में आया मेरा सर दबाओ, मन में आया मेरे को खाना खिलाओ, मन में आया मेरे को गोदी उठा के घुमा के लाओ, आज मेरा कहीं पैदल जाने का मन नहीं है, गाड़ी में जाने का मन नहीं है, आज तो बस तुम्हारे पद्दी चढ़ के जाऊंगा, गद्दी चढ़, गोदी चढ़ के, पद्दी जानते हो ना, ऐसे कंध चढ़े हो पीछे, बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना। बचपन में कभी ऐसे पापा कंधों पे बैठे होंगे ऐसे, या यूं ही कोई भी छोटे होते उठा लेते थे, अब तो कौन उठा ले, गले की आंखें निकल जाएगी भाई साहब, हमें उठाओगे, हम अंडर वेट ना है, हम ओवर वेट है, ठीक है। चलो खैर, मजाक कर रहे हैं। तो दुबला हाल ही पड़ता है, ये समझ लिए। इसी ज़माने में हम भी बहुत हल्के हुआ करते थे, इतने हल्के ही कोई यूं कर दे उठ जाए हम लोग। वक्त के साथ साथ आपकी दुआ से चलते चलते हम बढ़ गए, ठीक है।
एनीवे, तो समझ गए आप लोग। चलिए सर, तो ये प्रथाएं भैया सारी हो गई, ठीक है ना। प्रभाव तो यही हुआ कि बेरोजगारी आ गई है, अकाल पड़ गया है, ठीक है ना। बेरोजगारी आ गई, अकाल इनके अंदर जो है ना पड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी दिक्कत होने लग गई, ठीक है ना। अब भारत के अंदर आगे आधुनिक उद्योगों का विकास होगा। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास होगा। ये विकास हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये विकास अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें करंट अफेयर्स जो बनाने हैं और बहुत काम भी है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। पढ़ लेना दिल लगा के। आप लोगों का टेस्ट लेंगे, फिर हम मतलब एमसीक्यू करवाएंगे आपको हम, ठीक है ना। एक बार पूरा हो जाइए थोड़ा सा तीसरा चैप्टर, उसके बाद में, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।